तालियां। सभापति महोदय, वास्तव में हमने अपने इस जीवन के कार्यकाल में इस प्रकार की बीमारी न कभी सुनी न कभी देखी। मैं सोचता हूं कि केवल ये हम राजस्थान के लोग, सारी दुनिया इस महामारी से, जिस संकट से मुकाबला हो रहा है और जिसको रोज़ सवेरे उठते अखबार में जो पढ़ते हैं कि सारी दुनिया में 2 करोड़ से भी अधिक लोग इससे संक्रमित हो गए हैं और इतने लोगों की, लाखों लोगों की, 7,89,000 लोगों की डेथ हो गई दुनिया में, तो निश्चित रूप से एक मन को विचलित करने वाली भी है और बहुत ही एक तरह से उद्वेलित करती है कि इस महामारी का मुकाबला किस ढंग से होगा, कब होगा, कैसे कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि इसमें हमारा देश भी इसमें 29 लाख के लगभग कोरोना से संक्रमित हुआ। हमारा प्रदेश भी इस समय 66,000 के लगभग हम संक्रमित हैं और इससे भी ज़्यादा चिंता ये है कि राजस्थान के विधायक संक्रमित हैं, सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के अंदर है, हमारा जो चिकित्सा विभाग का ऑफिस है उसमें है। कोई ऐसी जगह नहीं बची आज की तारीख में। केंद्र के हमारे मंत्री हैं वो इसमें संक्रमित हैं, हमारे विधायक कुछ रह के आ गए, कुछ अभी हैं संक्रमित। इस महामारी को वास्तव में एक चुनौती के रूप में हम सब मिलकर लेंगे, तब जाकर के इससे मुकाबला होगा। केवल आलोचना प्रत्यालोचना से मन भले खुश कर लें, लेकिन इस महामारी से विजय प्राप्त करना न तो कोई अकेला आप कर सकोगे, न अकेले हम कर सकेंगे। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो संपूर्ण राजस्थान की जनता को इस महामारी से जो भयभीत है, ये बीमारी जितनी मतलब मृत्यु को नहीं टच कर रही है, उससे ज़्यादा इसको सुनकर के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो कुछ परिवारों के हालचाल देखते और सुनते हैं, और जब सारे के सारा परिवार का 3 साल का बच्चा भी संक्रमित है तो उसकी कहानी देख करके सुन करके एकदम शरीर कांपने लग जाता है कि खुदा खास्ता ये अगर इस हमारे पर भी आ गया तो वास्तव में हमारी बॉडी को ही कोई उठाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ऐसे ही भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इस महामारी के कारण से इस संकट की स्थिति में आलोचना प्रत्यालोचना तो जिंदगी में बहुत कुछ करते रहेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ समस्या के हल करने में जहाँ जहाँ कहीं कमी लगती है उसको सुधारने का अगर प्रयत्न करेंगे तो हम इस पर और बेहतर तरीके से काबू पा करके लोगों के मन में एक ढाढ़स बना सकें। हम सब लोगों का बोलना राजस्थान की जनता को हिम्मत देने का काम कर सके। ये बीमारी है तो बड़ी भयानक और छूती हुई आती है, लेकिन इसमें डेथ रेट उतनी नहीं है। मैं आज भी आपको कहता हूँ कि राजस्थान में केवल एक्सीडेंट से सालाना डेथ 10,000 है और अभी अपने मार्च से लेकर अब तक अपनी जो डेथ का जो रेशियो पहुंचा वो 900 से हमसे ऊपर है। तो वास्तव में ये इतना भयानक नहीं है, लेकिन इस बीमारी के कारण से जो मानसिक तनाव है, इस तनाव से मुक्ति के लिए हम सब लोग अगर इसको व्यवस्था को सुधारने का काम कर दें, उसका ये हिम्मत बढ़ा दें कि ये बीमारी आएगी चली जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम निश्चित रूप से बच जाओगे। इस वातावरण को बनाने में अगर हम सफल हो गए तब तो हम लोगों को ढाढ़स बना सकेंगे और इसका मुकाबला करने की और हर व्यक्ति के मन में स्थिति आ जाएगी। आपने कहा कि हमने इतनी लेबोरेटरी बनाई, निश्चित रूप से ये स्थिति आपकी नहीं थी, सारी हिंदुस्तान की थी, है ना। पूना में ये टेस्ट होने के लिए जाता था, एकमात्र एक लेबोरेटरी थी। हम सब लोगों ने, केंद्र की भी मदद की, हमने भी मदद की और उसके कारण से लगभग 32 सेंटर पर हम आज अपनी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। उसमें आपके मेडिकल कॉलेज हैं, 15 जिला अस्पताल है और लगभग 50,000 की आपकी कैपेसिटी बन गई जिसके हिसाब से। लेकिन मैं एक आपसे केवल इशारे के रूप में कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी देखा 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के आंकड़ों को जो मैंने कंपेयर किया, तो हमारी इस 10 तारीख से लेकर 18 तारीख का एवरेज जो हमारी टेस्ट है वो 28,000 पे ही है। कृपा करके देखिए कि जहां हमारी कैपेसिटी है, क्या वहां हमारी जांच कैपेसिटी के अनुसार हो रही है या उसमें कोई कमी खामी है। अगर कहीं टेस्ट ही नहीं आते तो कोई मैं उसकी पूर्ति करने के लिए नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी है और जितना 10 तारीख से लेकर 18 तारीख का आंकड़ा मैंने टटोला है, हमारा एवरेज प्रतिदिन का 28,000 का आ रहा है, जबकि हमारी कैपेसिटी आपके इस 32 जो लेबोरेटरी आप बता रहे हो, इसमें टेस्ट की कैपेसिटी जो बता रहे हो आप, वो 50,000 है। तो हमारी इस 50,000 की कैपेसिटी को हम पार करें, संख्या हमारी संक्रमित बढ़ जाए इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो संक्रमित होने के बाद पता ना होते वो 25 को और प्रभावित कर जाए, उसके पहले कम से कम वो सुरक्षित हो जाए और आगे वाला भी सुरक्षित हो जाए। इस बात को अगर हम तय कर पाए तो मैं सोचता हूँ इस पर हम काबू पाने में काफ़ी सफल हो जाएंगे। अब आप जो बार बार जिस बात की बात कर रहे हो, क्या हिंदुस्तान में पीपी किट बनता था? जब लॉकडाउन लगाया था आपने, हमने सबने ये कहा कि क्या हो गया, अचानक तूफान क्या आ गया, क्या पड़ गया, क्या पड़ गया। अगर ये पीपी उस पर लॉकडाउन लगा करके तैयारी नहीं करते ना, तो हिंदुस्तान तौबा तौबा कर जाता। आपने 21 तारीख को लगा दिया, वो तो आपने अच्छा काम किया, और प्रधानमंत्री ने लगा दिया तो बड़ा खराब काम किया, क्योंकि रास्ते में लोग रह गए। लेकिन उसके पहले हिंदुस्तान में एक पीपी किट नहीं बनता था, एक सिंगल। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में प्रतिदिन 4.5 लाख पीपी किट बन रहे हैं। ये कैपेसिटी डेवलप हुई इस कोरोना के इस महा का भयंकर स्थिति में, जो लॉकडाउन लेकर के जिस प्रकार की तैयारी की उसके कारण से। पहले टेस्टिंग में जैसे कहा था कि पुणे है, आज हिंदुस्तान में 450 टेस्टिंग है, 32 हमारी है, तो बाकी जगह भी है। ऐसा नहीं कि केंद्र ने कुछ भी नहीं किया। आज प्रतिदिन मैंने 2.5 लाख ये जो है 95 वाले मास्क हैं, ये प्रतिदिन ये बन रहे हैं, जबकि हमारी पहले कैपेसिटी नहीं के बराबर थी। आपने देखा होगा जब कोविड प्रारंभ हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया इस महामारी से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के सभी राज्यों को दिया। उसमें से आपको भी 1888 करोड़ रुपया मिला है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में 1500 करोड़ में से आपका 8वां हिस्सा हो गया। इतना पैसा राजस्थान को दिया, सभी राज्यों को दिया, उसमें आपको भी दिया। पर यह कहना कि सबसे बड़ी जो कमी है, हम किसी से अगर कुछ लेना चाहते हैं ना, तो कम से कम उसके अच्छे किए हुए काम को थोड़ा सा भी आगे बढ़ा करके अगर अपन अपनी मांग रखेंगे ना, तो सामने वाले का दिल बनेगा। रोज गालियाँ ही गालियाँ खाना और फिर भी आपको देते रहना, ये मन में थोड़ा कष्ट जरूर पैदा करता है। मैं सोचता हूँ आपने पूरा 1 घंटे के भाषण में केंद्र ने भी आपकी इस महामारी में आपको केवल तारीफ की। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री उसको तो 4 बार बोल गए, पर प्रधानमंत्री जी ने आपको सहयोग किया, उसके लिए आधी लाइन भी नहीं बोलते हो। ये हमारे मन के अंदर जो वो छुपा रहता है ना, उसके कारण से हम इस व्यवस्था को डेवलप नहीं कर पाते हैं। जैसे आप नहीं करते हो वैसा हम ही करते हैं। फिर जब आप हमारे चुनटियाँ भरते हो तो हम भी चुनटियाँ तो भरेंगे ही भरेंगे। 1 लाख वेंटिलेटर से अधिक संख्या जो है ना, 1 लाख से अधिक वेंटिलेटर जो है ना सप्लाई की है केंद्र सरकार ने संपूर्ण देश को। कोविड में आज 6 लाखों की संख्या में हो रहा है। अब आपने ये देखा होगा कि आपको कुछ नहीं दिया, आपको कुछ नहीं दिया, ये सच नहीं है। कम से कम थोड़ा बहुत उसके बारे में जिक्र कर दो तो लगेगा। ये जो आपका डीएमएफटी जो फंड है, इसमें आपको 2765 करोड़ रुपया उन्होंने जो मार्क किया, जो आपको दिया, उसमें से आपको इस कोविड की महामारी से लड़ने के लिए भी रिजर्व पैसा किया नहीं किया। आपने ये जो चिकित्सा विभाग में जो मैंने कहा 1888 करोड़ रुपया दिया है, ये केंद्र सरकार ने आपको 50,000 पीपी किट दिए कि नहीं दिए? 1,95,000 मास्क आपको दिए कि नहीं दिए? ये 2 लाख है ना, ये जो ट्रिपल लेयर मास्क के लिए 3,71,00,000 रुपया इसको आपको दिया कि नहीं दिया? ये जो आप कह रहे हो ना बीपीएल, मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का जो सोच है, वास्तव में जो लोग प्रवासी आए हैं, जो लोग आज इस धंधे से बिल्कुल महरूम हो गए, जिनके खाने पीने के साधन की व्यवस्था नहीं है, आपने और हमने आज वास्तव में मैं इस राजस्थान के हाउस की तरफ मेरी ये मंशा है कि राजस्थान के उन दानवीरों से जिन्होंने इस कोरोना की महामारी में अपने धन का उनकी सेवा में उपयोग किया, भगवान के लिए इस सदन से उन सबका भी आभार और धन्यवाद करो। ये राजस्थान था, उस समय हमारी तैयारी इतनी नहीं थी
कि हम आने वाले हर व्यक्ति को भोजन के पैकेट दे सकें, हर व्यक्ति को हम खाने का राशन पहुंचा सकें। इन सब दानदाताओं ने आगे निकल करके करोड़ों की तादाद में रास्ते चलने वाले लोगों को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भोजन पैकेट बना करके सड़क पे खड़े रह करके बांटने का काम किया। मैं सोचता हूं उनके प्रति भी हमको निश्चित रूप से इस बारे में कहीं न कहीं 2 शब्द जरूर आपके 1 घंटे के भाषण में कहीं डालना चाहिए था कि उन सेवाभावी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प में लगकर राजस्थान के अंदर के लोगों को मदद करने की कोशिश की। अब आपने ये जितने में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर वास्तव में इस कोरोना के युद्ध को मजबूती से लड़ना है तो ये जो कोरोना योद्धा है ना, इनका आपको मुझे सम्मान करना चाहिए। मैं घर में बैठ गया हूँगा, लेकिन वो फील्ड में लग करके और अपने घर और परिवार के सब लोगों के ना कहने के बाद भी उस ड्यूटी में लगा हुआ है जहां उसको हर समय खतरा मंडराता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जान जोखिम में करके देश की सेवा कर रहा है। उनके कारण से आज आप और हम सब लोग सुरक्षित हैं। आज जो कुछ भी आपने हुआ, चाहे उसमें सफाई कर्मचारी हो चाहे भी, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में कभी चिंता की है क्या? है ना? सच में अगर हम वास्तव में इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं ना, तो इन कोरोना वायरस जितने भी योद्धा हैं, इनकी हर प्रकार की सुविधा की अगर आप चिंता करोगे, इनके परिवार को ये सताएगा नहीं कि मेरा बेटा काम में गया, वो कहीं जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। अगर उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं, सारा राजस्थान की जनता मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने के लिए प्रयत्नशील है, मैं सोचता हूँ वो इससे 4 कदम आगे बढ़ करके आपकी और इस राजस्थान की सेवा करेगा। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो नर्सिंग स्टाफ है ना, जिनको आपने सुविधा दी है, पहले आपने जो क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखते थे, जो भी सेवा दे करके जाता था हॉस्पिटल से, वो किसी न किसी आपने होटल किराया ले रखी थी या कुछ उसमें कमरे में जाकर रुकता था, शाम को रात में आराम से सोता था, लेकिन आपने वो बंद कर दिया और आप उन्हें सीधा ही घर जाता है। तो पहले से तो टेंशन में, अरे आपका बेटा अगर ये ड्यूटी करके आए ना, तो शाम को आपके आते समय आपकी तबीयत कैसी हो जाती है उसको महसूस करो। जिसका घर का बच्चा इस सेवा करने के लिए जाता है ना, जब लौट के आता है तो उसकी मानसिकता क्या होती है। उसको हमने क्वारंटाइन सेंटर में हमेशा रोकते थे, उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करते थे, उनका सब प्रकार की सुविधाएं देते थे, वो आपने बंद कर दी। जब कोरोना नहीं था तब तो सुविधा दी, अब कोरोना विस्फोट हो रहा है, उस समय आपने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसके बारे में विचार करिए। ऐसी कोई इतनी आर्थिक स्थिति अपनी खराब नहीं है कि हम उनके सुविधा के लिए भोजन पानी और उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं कर सकते। इतना कमज़ोर राजस्थान नहीं है। अगर हमारे पास नहीं है तो राजस्थान के इतने दानदाता भी हैं कि इन सेंटरों को चलाने का वजन भी अगर हम बांट करके देना, तब भी इनकी सेवा वो उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर उनको हमें करना चाहिए। मैं सोचता हूँ आपने एक बार घोषणा की थी कि इसमें जो काम करेंगे उनको डॉक्टर को 5,000 रुपये देंगे और नर्सिंग स्टाफ और 2,500 रुपये देंगे। दे दिया ना? है कहीं हिसाब तो बता देना। एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं, लेकिन धौलपुर के जो कोविड सेंटर में जिस प्रकार की घटना घटी और वहाँ किसी ने वीडियो वायरल कर दिया, ऐसी रोटियाँ सप्लाई कर रहे थे जिन रोटियों को अपन ने अगर उस वीडियो में देखी हो तो अपना स्वयं का दिमाग चकरा जाए। उसने इतना ही तो किया कि अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था के चक्कर में आपने वो सेंटर ही बंद कर दिया एक, और उसमें जिसने आपको वीडियो पे दिखाया उसका साला वो जो है ना वो एक कनेक्शन ही खत्म कर दिया उसका। इस प्रकार की मनोवृत्ति जिस कलेक्टर ने भी ये काम किया है, ये सबको पता है कि किस कलेक्टर ने इस प्रकार का व्यवहार किया है। इस कलेक्टर को बिल्कुल आपको सजा देनी चाहिए। हमारी कमी है तो बताएं, क्या बात देख लें, अगर गलती हो रही है तो सुधारने का काम करेंगे। पता ही नहीं लगेगा तो बीमारी का इलाज कहाँ से निकालोगे? गलती आप हो या चाहे मैं हूँ, हो सकती है, कोई भी कर सकता है, हमारा साथी कहीं भी काम कर रहा है, लेकिन उसको अगर सुधारने का काम करें ना। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। समय बढ़ाया जाए? बढ़ाया गया, कार्यसूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया गया। मेरा जो सुझाव है, क्योंकि बहुत कुछ बातें
सभी ने कह दी, मैं उसको लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान इस पर केंद्रित करें कि इस बीमारी से लड़ने का एक ही तरीका है बचाव। जो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, हम सब लोग भाषण में कहते हैं, लेकिन अभी तक लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकी, और अभी तक मानसिकता नहीं बदले, इसके कारण से विस्फोट आगे से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए जो प्रचार प्रसार का तरीका उसको आप करो, आपको और हमको, सबको, हम जितने सदस्य यहाँ बैठे हैं, जब कोरोना केवल सैकड़ों की तादाद में था तब सैनिटाइज की मशीनें दौड़ती हुई रोज हम में से भी कोई न कोई लेकर के एमएलए खड़ा है, कोई न कोई कर रहा है, और आज की तारीख में कहीं दिखता है क्या? आज की तारीख में कहीं सैनिटाइज करता दिखता है? जब विस्फोट हो रहा है तो आप ये आवश्यक काम को बंद क्यों हो गया? क्या कारण हो गया जिसके कारण से आज ये स्थिति आ गई है? आपने देखा कि जांच का दायरा जो अभी आपने बताया, जांच रिपोर्ट अभी भी आप देखो, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर एक बार आप उन सब का फिगर मंगाओ कि जहां आपकी जांच की कैपेसिटी अगर 500 की है तो उस जगह ने प्रतिदिन कितने सैंपल आए और कितने सैंपल उन्होंने उस दिन जांच करके निकाले। फिगर आपके सब पास है। कैपेसिटी होते हुए भी 3-3 दिन तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आती है, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति टेस्ट करा के गया, अब अब्बा राम जी यहाँ आए होंगे या हमारे भी कुछ साथी आए होंगे, अब टेस्ट करा के आए तो भी सदन में आ गए। हम में से भी कई लोग ये गलती कर देते हैं कि अब जब हमने टेस्ट का दे दिया तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आवे तब तक तो कम हमसे कम बचाया जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ यह जो डिले हो रहा है, इस डिले को आप निश्चित रूप से कैसे न कैसे सिस्टम में डाल करके इसको सुधारने का प्रयत्न करिए, तो इसमें से बचें। अब ये मैं सोचता हूँ कि जब जांच रिपोर्ट जिसकी आनी है, आपने कह तो रखा है ऑनलाइन जो है उसके मोबाइल पर सूचना मिल जाएगी, क्या डिपार्टमेंट दे रहा है? इसको चेक करिए। वो बाबड़ा थक जाता है बार बार रिपोर्ट के लिए पूछ के, क्या ऐसी चीज़ है डॉक्यूमेंट है, जब आपने कर ली, आपके पास रिकॉर्ड आ गया, आपने उसका मोबाइल नंबर ले रखा है, तो उसको एक सूचना डाल दो कि भाई तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो कम से कम उसके आगे के परिवार को तो सुरक्षा मिलेगी। वो भी कम हम नहीं करा। अब ये सीरो सर्विलेंस सर्वे जो है, जो आपने कराया, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सख्ती करके इसको आगे बढ़ाने का काम करो। अब ये जो आपने रैपिड जो है ना, ये जो एंटीजन टेस्ट है, अभी इसकी रिपोर्ट 48% है, 42% है। इस चक्कर में मत पड़िए, कम से कम इसमें 20 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, तो कम से कम आगे फैलावता तो रुक पाएगा। और ये जितने भी आपने देखा होगा, जो दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और आपका ये जो तमिलनाडु है, ये जिस आग के गोले पर चला गया था और सबको लग रहा था कि ये संभलेगा कि नहीं संभलेगा, उन्होंने इस टेस्ट को शुरू किया और इसके कारण से आज इन जगह जो काबू हुआ है, उसका कारण ये भी एक है। हो सकता है उसमें फेलियर परसेंटेज ज़्यादा है, निश्चित रूप से आपकी रिपोर्ट के आधार पर है, लेकिन हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य इसको कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ 20 मिनट में रिपोर्ट वाली में कम से कम, भविष्य में आगे तो नहीं फैलेगा, कम से कम वो गलत होगा तो दोबारा उसका टेस्ट हो जाएगा। और हमारी जांच का भी 73% से ज़्यादा नहीं है ना, तो जो हमारा 73% है, उनका 52% है। अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज का अंतर होगा तो इसका आप उपयोग करो, जिसके कारण से आगे बढ़ने वाली इस बीमारी को हम किसी प्रकार से रोक सकें। अब ये जो होम आइसोलेशन है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। कारण क्या है, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी अगर किसी को सेंटर को जहाँ आपके कोविड के पेशेंट रहे देखना जाना चाहते तो कोई जाना नहीं देता है, वो दूर से आपको रोक लेते हैं। और वहाँ की हालत जो अंदर की है वो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अगर उसने कहीं फ़ोन पे आकर के अपनी सही स्थिति बता दी ना, तो मैं सोचता हूँ कि रात को नींद नहीं आएगी कि उसको किस तरह से वहाँ ट्रीट कर रहे हैं, है ना। आपके पास 20 बेड लगे हुए हैं, लेटरिन तो एक है, और वो लेटरिन भी इतनी गंदी हो गई कि उसकी जाने की इच्छा नहीं होती है। उसको गर्म पानी जो मिलना चाहिए वो गर्म पानी समय पे मिलता नहीं है, उसको जो खाना मिलना चाहिए टाइम पे वो खाना मिलता नहीं है, और खाना देने वाला जाता है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, भगवान न करे हम में से कोई अगर उस पे चला जाए तो ऐसे फेंकता है जैसे कुत्ते को फेंकते हैं। आदमी का रोंगटा कांप जाता है, आदमी का दिल जलता आता है कि मैंने ये दिन देखने के लिए यहाँ आया।
तो वास्तव में जो लोग बीमार होकर के आ गए, उनका कॉन्फिडेंस तो आप उनकी व्यवस्था को सुधार के बढ़ा सकते हो। मैं सोचता हूँ जितना आपकी दवाई काम नहीं करेगी, जितना वहाँ की व्यवस्था करेगी। लेकिन कुछ सेंटर अच्छे हैं, कुछ सेंटर अच्छे नहीं हैं। इन सेंटरों को देखने के लिए कोई न कोई, अब आप किसी की आलोचना नहीं करें, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि वहाँ जिस प्रकार के नर्सिंग स्टाफ नहीं हो ना, तो आप हिल जाओ। अगर ये नर्सिंग स्टाफ, जिसको चाहे वो अंडर ट्रेनिंग है, चाहे संविदा पर है, चाहे जो आपके डॉक्टर रखे हैं, ये उसके कारण से बहुत कुछ संभला हुआ है। मैं सोचता हूँ इसको और सुधारने की कोशिश करो। किसी की आलोचना करके उसको कोई बाहर करने की कोई मानसी नहीं, लेकिन सिस्टम को सुधारा जाए तो लोगों का एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब मैं सोचता हूँ कि वेंटिलेटर की जहाँ सुविधा की दृष्टि से है, वेंटिलेटर अब काफ़ी कुछ उपलब्ध हुए हैं, लेकिन कई जगह अभी भी इसके बारे में कमी महसूस होती है, जिसके कारण से लोगों को फिर क्या है कि आप गंभीर किस्म का रोगी भी उसी हॉल में, और नया आया बिल्कुल जवान जो कहता साहब मेरे तो नक में भी रोग नहीं है, पर आपका पॉजिटिव आ गया इसलिए मुझे भी लाकर इनके बीच में, वो रात भर खांसता रहता है, इसको रात को अपने खाट पे बैठे नींद नहीं आती है। वो ये सोचता है कि मैं तो कम से कम ये डिवीजन करके गंभीर बीमार है उनको कोई अलग कमरे में रखो, जो बिल्कुल एकदम कुछ फ्रेश है उसको अलग करो। ऐसे 4-5 टुकड़े करके कम से कम उसका कॉन्फिडेंस। और मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें जो सुविधा जो हॉस्पिटल में आपको होनी चाहिए वो जरूर आप, व्यवहार भी बहुत कुछ काम करता है, इस बारे में भी आपको सुधारने की आवश्यकता है। आपको सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ गाइडलाइन दी है, लेकिन उसकी पालना अभी राजस्थान में नहीं के बराबर हुई है। मतलब उन्होंने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, जो एक्सपर्ट कमेटी कम से कम 5-10 दिन में उस जगह जहां कोरोना पेशेंट का इलाज चल रहा है उसको जाकर के देखे और उसकी रिपोर्ट देवे, तो मैं सोचता हूं उससे उस बीमार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे को देखने वाला कोई आ रहा है। क्योंकि घर वाले जा नहीं सकते, घर वालों को समाचार मिलता नहीं है, घर से जब उठा ले जाता है उस आपकी जो वाहन आता है, एम्बुलेंस आती है, और सारा गांव त्राही त्राही उसके बच्चे रोते हुए उसके बाप को विदा करते हैं, तो गांव का दृश्य देख करके दिल जाता है कि ये क्या हुआ है। मतलब वो न उसको देखने जा सकता, न उसके बारे में पूछ सकता, तो कम से कम कोई टेलीफोन का सिस्टम करो। आप उसको अगर मान लो मोबाइल नहीं देना चाहते हो मत दो यार, पर एक कोमल तो रख दो यार, जिससे कम से कम वो अपने घर वालों से अपनी स्थिति के बारे में बात कर सके, कह सके, उसके दुख को रोक सके, और कम से कम उसके उस कमरे में एक टीवी तो लगा दे और उसको देखते देखते उसका समय तो गुजर जाए। ये नहीं, इतनी सुविधा मतलब इतनी महंगी नहीं है, लेकिन उसके कारण से उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हम बढ़ा सकते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको गाइडेंस दी है, लेकिन अभी तक हम नहीं लगा पाए, ताकि कम से कम सीसीटीवी कैमरे से आपका मेडिकल स्टाफ भी, आपका बाकी स्टाफ भी, वहाँ काम करने वाले लोग भी, पेशेंट भी, कम से कम यार उसमें कैमरे में कैद तो रहेंगे, जिसके कारण से उसके मन को बनेगा कि नहीं इसमें से कुछ हो सकता है। एक हेल्प डेस्क के लिए बताया था कि हर एक में हेल्प डेस्क बना दिए चाहे, तो उसके बारे में उस पेशेंट का कोई परिवार का एक व्यक्ति उस जगह नहीं रहे, पर हॉस्पिटल कैंपस में कम से कम कहीं रहे, उसको किसी प्रकार की मदद की या कोई चीज़ की आवश्यकता हो, तो मैं सोचता हूँ उसको मिल सके। उसका केवल कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। जितने लोग आपके जा रहे हैं ना, इसमें से आपके 80% लोग सुरक्षित लौट करके आ रहे हैं। ये एक सौभाग्य है वास्तव में। राजस्थान का जो मृत्यु दर है वो 1.38 ही है, जबकि देश का 1.92 है। तो वास्तव में हम इसमें अपने आप काम पे है, लेकिन जो है उन लोगों का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। और मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ, आप जो बार बार केंद्र ने ये नहीं किया, केंद्र ने ये नहीं किया, मैं सोचता हूँ ये बार अगर आपको कोई कमी लगती है कि ये कम है तो और लेने की कोशिश करो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 20 लाख का क्या है पैकेज? अभी बड़े विद्वान साथी है, बड़े सीए का है, पढ़े लिखे लोग हैं, आज दिन तक यार मैंने तो कभी ये 20 लाख का पैकेज देखा नहीं। क्या हमने मांगा था कि हमें पैकेज देना? उन्होंने चला करके अपनी तरफ से देश की अर्थव्यवस्था इतनी हालत खराब हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप और मेरे तो हर महीने तनख्वाह मिलती है, इतनी रोटी खा रहे हैं, लेकिन जो किसी बनिए की दुकान पर 15,000 में नौकरी कर रहा था ना, जो किसी होटल पर काम कर रहा था, उसको 4 महीने से न काम है
न तनख्वाह है, उसके बच्चे क्या खा रहे हैं। वो इतना सम्मानजनक है कि किसी के सामने जात का हाथ भी नहीं फैला सकता है। और ये जो आपके जो आत्महत्याएं हो रही ना, ये वो स्वाभिमानी लोग हैं जिन्होंने अब तक मेहनत करके अपने बच्चों को पाला, लेकिन अब परिस्थितियां जवाब दे रही है। इसके कारण से वो घबरा करके पहले बच्चों को जहर देता है और फिर स्वयं जहर खाता है। इसका कोई वर्णन करने से कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन इन लोगों को कैसे हम अपने काम पर खड़ा कर सके, इसलिए लॉकडाउन को अनलॉकडाउन पे गए। इस कारण से गए कि आखिर लॉकडाउन कब तक हमारी सीमा में आएगा। केवल काबू करने के लिए हम सब चीज़ें बंद कर देंगे तो रोजी रोटी के बिना वो क्या खाएगा। सरकार मदद करेगी, कितनी मदद करेगी। सरकार मान लो 80 करोड़ लोगों को भी नवंबर तक का राशन दे देगी, 8 महीने का राशन दे देगी, लेकिन उसके कारण से भी तो उसका पेट नहीं भरेगा, उससे बच्चे नहीं पलेंगे। उस सबके लिए हमको रोजगार खड़ा करना ही पड़ेगा और इसके कारण से हम लॉकडाउन पे गए हैं। मैं सोचता हूँ हमारे बड़े विद्वान साथी है धौलपुर से जो आए हैं ना, राजा खेड़ा से, बड़े अच्छे तर्क रखे थे। SMSE में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अरे आज दिन तक इस हिंदुस्तान में कभी किसान को अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख का कर्जा लेने के लिए कभी ऑर्डर पड़ा है? ये पहली बार उस व्यक्ति ने, और ये भी नहीं किया उसने, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया किसान के लिए तैयार करने का, और जो बच गया है उसको भी उसने 30,000 करोड़ रुपया और दिया है, जिसके कारण से जो इस सीमा में भी नहीं आते, कहीं उनको कुछ नहीं मिलता है, वो कहती है। और आज भी अगर हिंदुस्तान इस पोजीशन में जिंदा है तो हिंदुस्तान के किसान की मेहनत के कारण से आप और मैं यहाँ सुरक्षित बैठा हूँ। उस व्यक्ति के कारण से उसने न कोरोना का डर लगा, वो फसल भी बो रहा है, फसल काट भी रहा है और फसल को ठेठ मंडी तक भी ले जा करके बेच रहा है। और उसके कारण से, उसकी हिम्मत के कारण से, मैं सोचता हूँ हम छोटे छोटे जो ठेले लगा करके बैठे, जो समोसा कचौरी बेचते हैं, वो आखिर शाम को कमाएगा तभी तो बच्चों को ले जाके खिलाएगा। मैं सोचता हूँ उन सबके धंधे आज चौपट हो गए। ऐसे समय में जहाँ एक और महामारी से लड़ना है तो दूसरी और रोजगार के धंधों के लिए ये जो पैकेज की जो घोषणा की है ना, प्रधानमंत्री जी ने 1,72,000 रुपये गरीब कल्याण की योजना की है। अब इसमें से राजस्थान के लोगों को जितना लाभ हम दिला सके, हमारी एफिशिएंसी यही है कि हम इस पैसे को उस गरीब तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए वो हम उसे पहुंचा दें। हम उस किसान को जो पैसा इसमें दिया है वो किसान को कैसे उसकी उपलब्धि हो ताकि वो निकाले। छोटे छोटे उद्योग हैं, अब पहले उद्योग में 20 करोड़ तक की सीमा थी, अब उन्होंने इन छोटे उद्योगों को 200 करोड़ तक का, अगर कोई भी होगा तो कहीं भी उसको ग्लोबल टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसमें सप्लाई करेगा। तो मैं सोचता हूँ कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, कितने लोगों को। अब हमारे तो दिमाग में एक ही बात बैठती है, सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। अगर ये सब्सिडी पहले दिन से प्रारंभ नहीं करते तो हिंदुस्तान खड़ा हो जाता। मैं आपको सही और कड़वा सच कह रहा हूं, अगर वास्तव में खड़ा चाहते हो तो मदद करके खड़ा करो उसके पैरों पर। तब तक खड़ा करोगे, एक ना एक दिन तो सुनिए। तो जो कुछ भी काम करने का प्रयास किया वो सारे मन में तो केवल और केवल बस आलोचना आलोचना। मैं सोचता हूँ इस तरह से नहीं, जहाँ मैंने कमियां आपको ध्यान में बताई है, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोरोना वॉरियर को आप जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, ये 50 लाख का जो पैकेज दिया उसका इंश्योरेंस का देश के प्रधानमंत्री ने दिया ना, आपने उसमें और कुछ जोड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ चंदा पे हो चाहे किसी पे जो हमारा काम करते हुए अगर किसी कारण से जाता है तो हम उसको आदमी तो लाके नहीं दे सकते, करके हम उसको इस बात के लिए हिम्मत तो बता सकते हैं कि आप लोग। मैं सोचता हूँ सभापति महोदय, मेरी मंत्री महोदय से केवल और केवल पत्थर फेंकने का काम करने से कुछ लाभ नहीं निकलना है। इस महामारी में कोई पत्थर बेचने फेंकने से और न तो बड़ा हो सकता है न हुआ है। इस महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक विचार करके हर कदम जहाँ जहाँ आपको लगता है यहाँ गलत है। अब हमने आलोचना की, क्या खराब आलोचना की है ना, मेरे विधायक फंड का है तो मैं तो विधायक फंड का नाम भी नहीं लिख सकता, उस पर पैकेज भी नहीं लगा सकता, और बाकी फोटो लगा करके उसको बांटने का काम करे तो मन को पीड़ा तो होती है।
हमारे मन में भी पीड़ा तो होती है, हम भी तो आखिर एक जनप्रतिनिधि है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये सुविधा नहीं इनको नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये जो अंतर है, मैंने इसकी चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भी लिखी। मैंने कहा आपने बहुत बड़ा मन रख करके जब हाउस में यहाँ आपने घोषणा की, हमने बड़ा कहा कि इसमें हम राजनीति नहीं होने देंगे। और उन्होंने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तब भी हमने कहा कि एक अच्छी शुरुआत आपने की है, लेकिन जब आप इसको राजनीतिक कलर देने की कोशिश करते हो तो मन को पीड़ा जरूर होती है। हम भी जनप्रतिनिधि है, चाहे हम किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका अधिकार है और हमारा अधिकार नहीं है। मैं आपको सभापति जी फिर बहुत विनम्र भाव से आलोचना के पक्ष को कम से कम इस कोरोना की महामारी से बाहर निकाल दो। हम सब लोग मिलकर के, और विशेष करके राजस्थान के भामाशाह में आज भी दमखम है। जब जब भी हमने उनको पुकारा हर संकट में उन्होंने हमारी मदद करके हर संकट के समय खड़े रहे। मैं सोचता हूँ ये जितने भी कोरोना के हॉस्पिटल बने हुए हैं, अब राजस्थान का जयपुर है, 200 की कैपेसिटी है, क्या होगा अगर कभी विस्फोट हो जाए। और प्राइवेट वालों के बारे में ज़्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, जा करके थोड़ा सा अनुभव करके आ जाओ किस तरह से वहाँ लोगों की लुटाई हो रही है, उसको आप देखने की कोशिश करो। 2200 रुपया आपने तय कर दिया, वो 2200 रुपये का टेस्ट कैसे कर रहा है? एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, क्या है? अरे यही कमाने की यही बीमारी मिली क्या? इसी में करोड़पति बनेंगे क्या? लेकिन मन इतना कमजोर है कि हम उसको ठीक प्रकार से आंकते नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय, अगर वास्तव में इस बीमारी से लड़ना है, मानवता को बचाना है, इंसान को बचाना है और इंसान को उसके पैरों पर खड़ा करना है, तो निश्चित रूप से जो जो पैकेज हमारे पास है उसका उपयोग करो, सिस्टम बनाओ। 22 जिले हमारे 116 में सेलेक्ट है और उस गरीब कल्याण में भी हम वहाँ काम और रोजगार देकर के लोगों को खड़ा कर सकते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात ही पूरी करता हूँ। धन्यवाद।